नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष कैदी और कोकिला कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इस कविता का मुख्य स्वर देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय चेतना है। गुप्त जी ने इस कविता में एक कैदी और कोयल की बात की है, और वो कैदी एक कवि है। ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण वातावरण में कवियों और साहित्यकारों को भी अपराधियों की भांति जेल में बंद रखा जाता था, क्योंकि उनका देश प्रेम ही उनका अपराध था। इस कविता में भी इसी भाव को व्यक्त किया है कि किस तरह से भारतीयों का शोषण होता था, किस तरह से भारतीयों पर शारीरिक और मानसिक यातनाएं अंग्रेजी शासन द्वारा दी जाती थी। इन सब का बहुत ही भावपूर्ण व्यंजना किया है मैथिली शरण गुप्त ने अपनी इस कविता में। तो देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ जेल में बंद कवि अर्धरात्रि में कोयल को इस तरह से गाते हुए, बोलते हुए सुनता है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है, और पहली पंक्ति में प्रश्नालंकार का प्रयोग हुआ है, और वो कोयल से प्रश्न पूछते हुए कहता है कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि कोयल इस तरह से गाते गाते चुप क्यों हो जाती है, और वो उसे पूछता है, इसका कारण जानने का प्रयास करता है। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि वो कोई एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास कर रही है, और वो संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि वो सुबह तक का इंतज़ार नहीं करती है। वो संदेश मध्य रात्रि में ही देने के लिए इस तरह से व्याकुल होकर बोल रही है, और कवि उसके बोलने के पीछे के अंदेशों को व्यक्त करता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। डेरा मतलब होता है ठिकाना, और जेल या कारागार को हम कह सकते हैं कि वो अपराधियों का ठिकाना होता है, जहाँ पर तमाम तरह के अपराधियों को बंद करके रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया होता है। लेकिन यहाँ पर कवि का अपराध क्या है, उसका देश प्रेम। उसने अपने देश से प्रेम किया, और ये ब्रिटिश शासन में सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, और इसलिए सारे कवि साहित्यकारों या स्वतंत्रता सेनानियों को वो बड़े बड़े दोषियों के साथ, अपराधियों के साथ कारागार में डाल देते थे, और तमाम तरह की मानसिक और शारीरिक यंत्रणाएं देते थे। यहाँ पे कवि अपने परिवेश और जेल के वातावरण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो ब्रिटिश शासन ने उसे जिस जगह पर बंद किया है, वो दृश्य बहुत ही भयावह है। जो जेल की दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची हैं, और वहाँ पर अंधकार फैला हुआ है, और जहाँ पर उसे कहाँ रखा गया है, डाकू चोरों और बटमारों जो रास्ते में लूट लेते हैं, उनके साथ रखा गया है। जहाँ पे उनकी स्थिति ऐसी है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए भर पेट खाने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर शारीरिक और मानसिक यातनाओं का वर्णन किया गया है कि किस तरह से ना तो वो शारीरिक रूप से जीने के लिए भरपेट खाना देते हैं, और ना ही मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना, और उन्हें मरने की भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसी स्थिति में, दुविधात्मक स्थिति में, ना तो वो जी सकते हैं क्योंकि जीने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और मरने की भी उन्हें स्वतंत्रता नहीं है, और इस स्थिति में वो तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। उनके जीवन पर अब हर क्षण एक कड़ी निगरानी रखी जाती है, कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब यहाँ पे जो रात्रि का गहन अंधकार है, उसको कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये रात्रि का गहन अंधकार है, या ब्रिटिश शासन का अंधकारपूर्ण शासन है। यहाँ पे आशय ये है कि जो ब्रिटिश शासन है, वहाँ पर हर तरफ, चारों तरफ अनीति और अन्याय का वातावरण है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी
न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए वो रात्रि की गहनता से, रात्रि की गहन अंधकार से उसकी तुलना कर रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और रात इतनी काली है कि इस समय जो चंद्रमा है वो भी निराश करके चला गया। हिमकर का अर्थ यहाँ पर चंद्रमा है, और चंद्रमा से अर्थ है जिस तरह से एक काली रात में, अमावस्या की रात में चंद्रमा की जो चांदनी होती, रोशनी होती है, उससे एक किरण मिलती है, उससे एक प्रकाश की थोड़ी सी किरण मिलती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी किरण नहीं दिखाई दे रही है। मतलब जो अंग्रेज़ों का अन्यायपूर्ण वातावरण है, अन्यायपूर्ण शासन है, उसमें कुछ भी न्याय की एक किरण भी नहीं है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब कवि यहाँ पर फिर कोयल से प्रश्न करते हैं। आली का अर्थ होता है सखी। काली माँ मई यहाँ पर कोयल को संबोधित किया गया है, मतलब काले वर्ण की। तो कवि कहते हैं कि इस समय जबकि काली रात है और आशा की कोई किरण भी नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, तो तुम इस अर्धरात्रि में, इस गहन अंधकार से भरी रात्रि में क्यों जाग रही हो। हे सखी, मुझे बताओ, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। वेदना का अर्थ दुख होता है। हुकना, हुक मतलब होता है एक करुण पुकार। अब कोयल की जो आवाज़ है, कोयल जो बोल रही है, उसमें कवि को एक वेदना सुनाई पड़ रही है, और उस वेदना में बहुत ही बोझ है, बहुत दुख भरा हुआ है। कोयल की आवाज़ करुण स्वर में प्रतीत हो रही है, और कवि इससे पूछते हैं कि तुम्हारे स्वर में ये करुण पुकार क्यों सुनाई दे रही है। हे कोयल, मुझे बताओ, क्या लूटा, तुम्हारा क्या लुट गया है। अब यहाँ पे एक इसका जो अप्रत्यक्ष अर्थ कह सकते हैं वो है भारतीयों का, जिस तरह से भारतीय संपदा का और भारतीयों का शोषण हो रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। तो कोयल की जो पुकार है करुणा से भरी, वो ऐसी ही है, दुख वाली, बोझ वाली, कि ऐसा लगता है कि उसका कुछ लूट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल कोमल, वैभव मतलब होता है धन और संपत्ति, रखवाली करने वाले के समान कोयल बोलो तो। मृदुल वैभव का अर्थ यहाँ पे उसकी मधुर आवाज़ से है, क्योंकि कोयल का वैभव या कोयल की जो धन संपदा है वो उसकी मधुर आवाज़ है, मधुर स्वर है। और ऐसा लगता है कि कवि उस मधुर वैभव, कोयल जो है उस मधुर वैभव की रखवाली के लिए इस तरह से अर्धरात्रि में जागरण कर रही है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग, और जंगल की आग, भीषण आग की भयंकरता देखकर शायद कवि को अंदेशा हो रहा है कि कोयल इस तरह से व्याकुल होकर चिल्ला रही है कि ऐसा लगता है कि उसने जंगल की आग की भीषणता को, विकरालता को देख लिया है। कवि उससे प्रश्न करते हैं कि हे कोयल, तुम बताओ कि तुमने किस जंगल की आग की ज्वालाओं को देख लिया है जो इस तरह से तुम व्याकुल होकर चिल्ला रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं और कोयल को कहते हैं कि क्या तुम इन जंजीरों का गहना तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। अब जंजीरों का यहाँ पर गहना एक ऐसा आभूषण या जेवर कहते हैं जिसको हम अपने शरीर पर धारण करते हैं ताकि हम उससे और ज़्यादा अपने शरीर की शोभा को बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पर कवि ने जंजीरों को गहना कहा है, क्योंकि उन जंजीरों को पहनकर कवि को कहीं से भी तिरस्कार या अपमान की भावना नहीं आती है। उसे वो पहनकर गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि ये जंजीरें उसके किस अपराध के लिए पहनाई गई हैं, उसके देशभक्ति के लिए, उसके देश से प्रेम करने के लिए। और देश प्रेम के लिए उसने जो जंजीरें पहनी हैं, वो जंजीरें उसे गौरवान्वित करती हैं, गर्व के भाव से भरती हैं, उसके शरीर की शोभा को बढ़ाती हैं। इसलिए उसने जंजीरों को गहना कहा है। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश शासन का दिया हुआ गहना है, ना कि हथकड़ियाँ हैं, क्योंकि ये हथकड़ियाँ या जंजीरें उसके शरीर की शोभा को बढ़ा रही हैं।
कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। अब यहाँ पर किस तरह से जेल में उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती थी उसका वर्णन है कि जो कैदी होते थे, जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उनसे पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था। कोल्हू को खींचने के लिए, कोल्हू को चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों से ये काम कराते थे। और उससे निकलने वाली जो चर्रकचू की ध्वनि थी, चर्रकचू यहाँ पर ध्वन्यात्मक शब्द है, और वो ध्वनि दिन रात उनके कानों में गूंजती रहती है और वो उनके जीवन की तान बन गई है। जीवन का तान मतलब जीवन की संगीत, जीवन का संगीत अर्थात उनका आनंद। उन्हें कोल्हू चलाने में भी कहीं से भी दुख या वेदना नहीं महसूस होती है, क्योंकि ये सारे कार्य उनसे इसलिए कराए जाते थे ताकि उनका जो मानसिक संबल है वो टूट जाए, वो हार जाए, वो अपने देशभक्ति के जुनून या देश की आज़ादी का जो जुनून सवार था उन पर, उसको छोड़ दें। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे नहीं थे, वो हार मानने वाले नहीं थे, चाहे उन्हें किसी भी तरह की यातनाएं दी जाएं। तो उनसे कोल्हू खिंचवाए जाते थे। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टियाँ तोड़ते तोड़ते उनकी उंगलियाँ लहूलुहान हो जाती थीं और ऐसा लगता था कि उनके रक्त ने उन गिट्टियों पर अपने जीवन की गाथा लिख दी हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट खींचना एक प्रक्रिया है जिसमें पानी निकालकर खेतों की सिंचाई करते थे, और पेट पर जुआ, जुआ एक चमड़े की पट्टी कह सकते हैं जिसके सहारे पानी खींचा जाता था। तो उनके पेट पर भी जुआ बंधा हुआ है और वो भी मोट खींचने का कार्य करते हैं, लेकिन वो मोट खींचकर ब्रिटिश की अकड़ का कुआं खाली करते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार है, जैसे कुएं से जल निकालकर उसके जल को थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से ये जो ब्रिटिश का अकड़ है, ब्रिटिश शासन का अकड़ क्या है कि वो इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को परास्त कर देंगे, लेकिन उनके आत्मबल को वो नहीं हरा सकते। उनके शारीरिक बल को वो परास्त कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की यातनाएं दे सकते हैं, लेकिन उनका आत्मबल कहीं से परास्त नहीं होता। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि वो जुआ खींचकर, जुए के माध्यम से मोट खींचकर ब्रिटिश की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। गजब ढाना मतलब एक अनोखा कार्य करना, क्योंकि कोयल की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो प्रातः काल में बोलने की होती है, लेकिन यहाँ पर जो कोयल है वो अर्धरात्रि में चिल्ला रही है। तो कवि यहाँ पर एक अंदेशा या संभावना व्यक्त करते हैं कि तुम शायद दिन में इसलिए नहीं रोती हो क्योंकि दिन में तुम्हारे स्वरों को सुनकर सभी के भीतर करुणा जागृत हो जाएगी। रुलाने वाली, कोयल को रुलाने वाली कहा है क्योंकि वो अपने करुण स्वरों के माध्यम से लोगों के भीतर करुणा जागृत कर रही है। और कोयल के स्वरों में करुणा क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि वो भारतीयों की दयनीय दशा को देखकर आहत है और वो अपने स्वरों से व्यक्त कर रही है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम दिन में इसलिए नहीं बोल रही हो ताकि लोगों के भीतर या हम सब के भीतर करुणा ना जागृत हो जाए, और जब भी किसी के भीतर करुणा जागृत होती है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए कोयल इस तरह से रात में गजब ढा रही है, रात में बोलकर, अर्धरात्रि में चिल्लाकर गजब ढा रही, मतलब अनोखा कार्य कर रही है। इस शांत समय में, अर्धरात्रि में जब हर तरफ सन्नाटा है, स्तब्धता है, सारी संसार सोया हुआ है, अंधकार को भेद कर, अंधकार को तोड़कर तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? हे कोयल, मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। अब कवि को लगता है कि कोयल अपने स्वरों के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से चुपचाप, मधुर विद्रोह क्या क्यों कहा है? क्योंकि कोयल के जो स्वर होते हैं या उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मीठी होती है। वो अपनी मीठी वाणी के माध्यम से एक विद्रोह का बीज बो रही है। विद्रोह किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन की पराधीनता के खिलाफ, भारतीयों के मन में आज़ादी की क्रांति का बीज बो रही है।
इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। इस प्रकार तुम चुपचाप बड़े ही शांत और मधुर भाव से हमारे भीतर या भारतीयों के भीतर मधुर विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, हे कोयल मुझे बताओ। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब इस पद में, इस काव्यांश में कवि ने काले शब्द का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। यहाँ पर पूरे पद में यमक अलंकार है। काली तू, यहाँ पर कोयल को काली बोल रहे हैं क्योंकि कोयल का वर्ण जो है वो काला है। रजनी भी काली, रजनी का अर्थ रात्रि होता है और रात्रि भी काली है। काली मतलब अंधकार से अर्थ यहाँ पर है। शासन की करनी भी काली, यहाँ पर काली का अर्थ क्या है? शासन की करनी, शासन के कार्य, शासन की नीति। शासन की नीति भी काली है और काला नीति, काली नीति या फिर काला शासन मतलब अन्यायपूर्ण शासन। तो यहाँ पर काली का अर्थ अन्यायपूर्ण शासन से है। काली लहर कल्पना काली, मतलब उस समय जो भी लहर चल रही थी, जो भी क्रांति हो रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, या जो भी परिवर्तन हो रहे थे, या जो भी कल्पनाएं या विचार हो रहे थे, वो सब काले थे। काले मतलब बुरे थे, कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी या भारतीयों के हित में नहीं थी। मेरी काल कोठरी काली, और कवि की जो काल कोठरी है, कवि जिस काल कोठरी में बंद है वो भी काली है, मतलब वहाँ भी गहन अंधकार है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। कवि की टोपी भी काली है और कमली भी काली है, कंबल भी काली है। और कवि की जो शरीर को बाधित करने वाली जंजीर है, वो भी लोहे की जो जंजीर है वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। पहरे की हुंकृति का अर्थ होता है हुंकार, व्याली का अर्थ होता है सरपिड़ी। ठीक है, तो सरपिड़ी की हुंकार के समान ये जो पहरेदार पहरेदार के जो शब्द हैं वो किसी सरपिड़ी के हुंकार के समान, विष के समान लगते हैं। तिस पर है गाली ए आली, गाली अपशब्द, और उस पर अपशब्दों का प्रयोग बहुत ही असहनीय होता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ काला है, चाहे वो कोयल हो, कोयल का रंग हो, रात्रि हो, शासन के कार्य हो, सोच विचार हो, क्रांति हो, काल कोठरी हो, टोपी कमली, लौ श्रृंखला, ये सब काला है, सब अन्यायपूर्ण है, सब जगह अंधकार फैला हुआ है। और उस पर ये जो पहरेदारों के अपशब्द हैं वो किसी सर्पड़ी के विष के समान विषैले लगते हैं। इस काले संकट सागर पर, संकट का सागर, ठीक है, संकट रूपी सागर, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो काला का संकट है, संकट का सागर है। सागर इसलिए कहा है क्योंकि उसका कोई ओर छोर नहीं होता है, वो अथाह और अनंत होता है। तो यहाँ पर जो काले अर्थात पराधीनता के संकट का जो सागर है, मदमाती, मरने की मदमाती, जहाँ पर कोई भी मतलब उस सागर से पार उतरने का या फिर स्वाधीनता प्राप्त करने का कोई भी आशा या उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो हे अपनी मदमस्त कोयल, या फिर अपनी धुन में मस्त रहने वाली कोयल, तुम इस तरह से अपने चमकीले गीतों को मतलब अपने मुक्ति के लिए आह्वान करने वाले गीतों को तुम क्यों गा रही हो। अर्थात मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि इस लाइंस में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं फिर से बता रही हूँ, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। मतलब ये जो संकट का सागर है वो किसका है? काले संकट का, जो अभी इस पैराग्राफ या अवतरण में दिया हुआ है कि ये जो हर तरफ कालापन छाया हुआ है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, मतलब इस पूरा जो भारत है वो पराधीनता के संकट के सागर में है, जिससे पार उतरना है, अर्थात स्वाधीनता प्राप्त करनी है। लेकिन कोई भी उम्मीद या आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। और कोयल जो है वो अपने चमकीले गीतों का मतलब है कि मुक्ति के लिए गाए हुए गीत, मतलब मुक्ति के लिए प्रेरित करने वाले गीत।
स्वाधीनता के लिए प्रेरित करने वाले गीतों के माध्यम से कोयल इस सागर से तैरकर पार उतारना चाह रही है। तो सभी भारतीयों को वो इस स्वाधीनता दिलाना चाह रही है या पराधीनता के सागर से पार उतारकर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो कवि वही प्रश्न कर रहे हैं कि तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात तुम अपने चमकीले गीतों के माध्यम से इस तरह से क्यों सबको प्रेरित कर रही हो, हे कोयल मुझे बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब यहाँ पे कवि अपनी और कोयल की दोनों की जो स्थिति है उसमें तुलना करते हुए कह रहा है कि जो तुम्हारी स्थिति और मेरी स्थिति है उसमें बिल्कुल ही विरोधाभास है, बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियां हैं। जहाँ कवि एक काल कोठरी में बंद है, वहीं दूसरी तरफ कोयल पूरे आकाश में स्वच्छंद है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मतलब तुम्हें रहने के लिए हरी भरी डाली मिली, अर्थात हरियाली का अर्थ यहाँ पे प्रसन्नता, सुख सुविधा, संपन्नता से है। तो जहाँ कोयल स्वाधीन है, उसे हरी भरी डाली मिली है रहने के लिए, और कवि के नसीब में क्या है, उसे काल कोठरी नसीब में मिली है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। जो कोयल है वो पूरे नभ में, आकाश में विचरण कर सकती है, वो कहीं भी स्वच्छंद होकर इधर से उधर अपनी उड़ान भर सकती है, उन्मुक्त उड़ान भर सकती है। लेकिन जो कवि है उसका पूरा संसार 10 फुट के उस काल कोठरी में समाहित हो गया है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कोयल को अपने गीतों को गाने की स्वतंत्रता है, वो आज़ाद है, वो अपने गीत गा सकती है और उसके गीतों की प्रशंसा होती है। लेकिन एक कवि जो काल कोठरी में बंद है, उसे रोने की भी स्वतंत्रता नहीं है, रोना भी उसके लिए एक गुनाह है जिसके लिए उसे सज़ा या दंडित किया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देख विषमता, इतनी विषमता, इतना वैषम्य अपने और मेरे बीच में देखते हुए भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। अब कवि को लगता है कि जैसे कोयल के जो गीत हैं वो किसी रणभेरी के समान लगते हैं। रणभेरी मतलब युद्ध के उद्घोषणा करने के लिए जो नाद किया जाता था। पहले जब युद्ध का आरंभ होता था तो ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बजाए जाते थे, बिगुल बजाए जाते थे कि अब युद्ध आरंभ होगा, उसी को रणभेरी कहते थे। तो कवि को लगता है कि अब वो अपने गीतों के माध्यम से युद्ध का उद्घोष कर रही है, और कवि ये प्रश्न करता है कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में इतना वैषम्य है, लेकिन उसके बावजूद तुम युद्ध का उद्घोष कर रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहते हैं कि तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारे इस आह्वान पर, जो युद्ध का आह्वान तुम कर रही हो ब्रिटिश शासन के खिलाफ, मैं अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। मैं अपनी रचना से, अपने साहित्य सृजन के माध्यम से और क्या कर दूं, हे कोयल मुझे बताओ। क्योंकि एक साहित्यकार, एक कवि जो होता है, उसके लिए उसका अस्त्र शस्त्र उसकी कलम होती है, और उस कलम के माध्यम से ही वो अपनी जंग लड़ता है। तो यहाँ पर कवि वही कहते हैं कि मैं अपनी कृति या रचना के माध्यम से और क्या कर दूं, हे कोयल मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर, यहाँ पर मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन ने जो एक व्रत लिया था, एक प्रण लिया था देश को आज़ाद कराने का, उस व्रत के लिए, उस प्रण के लिए, उस प्रण की रक्षा के लिए, उस पूर्ति के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव का अर्थ होता है संपूर्ण शक्ति या अर्थ या निचोड़, मतलब अपने प्राणों का पूरी ऊर्जा या प्राणों की पूरी शक्ति किसमें भर दूं, हे कोयल मुझे बताओ। तो इस तरह से ये कविता की व्याख्या समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।